हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर नज़दीक है, तो इसलिए आज सीटेट का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, जो सीडीबी का पेपर है, क्योंकि ये सभी में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले भी चैनल था मेरा, बट किसी कारणवश, पता नहीं क्या कारण था, कि यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप सबका पहले जैसा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण एंड मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो पूछा क्या है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज बी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर, कथन ए और कारण आर, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रह की जांच करनी चाहिए। कारण कह रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। तो देखते हैं फिर से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे में कोई सिमिलर नहीं होता है, तब तक ये सही नहीं हो पाते हैं। तो पहले में क्या है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को भी चाहिए कि वो अपने दृष्टिकोण को चेंज भी करता रहे और खुद की भी जांच करता रहे। तो ये बात तो सही है। कारण कह रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। बिल्कुल सही बात है कि समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है, बट इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि ये बात तो दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत नहीं, दोनों सही हैं, और दोनों गलत बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन इसलिए पढ़ना आपको ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं, बट जब भी आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन यही दिया रहता है। लेकिन आप एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये ऊपर नीचे किए जाते हैं। तो इसमें ये दोनों बातें सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है थर्ड नंबर, देखिए, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है। फिर से पढ़ते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है। एक अभी कोई बच्चा है, वो अपने खराब अंक, उसके गणित में खराब अंक आते हैं, तो वो कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं। मतलब वो खुद को दोष दे रहा है, कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को, ये योग्यता का अभाव। तो वो किस्मत को दोष नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि गणित में उसके खराब अंक आते हैं, वो खुद को बता रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मेरी किस्मत खराब है, नहीं आ रहा, मुझे गणित नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती ना। वो अपने अंकों की, उसे अंकों की समझ नहीं, वो कह रहा है कि मुझे गणित में उतनी अच्छी समझ नहीं है। तो कार्य में कठिनाई नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं कि वो कार्य करता है उसे कठिनाई महसूस होती है, ऐसा भी नहीं है। कोशिश भरपूर करता है, लेकिन कमी है, बस उसे समझ में थोड़ा स्लो आता है। योग्यता का अभाव, हाँ, जैसे किसी का आईक्यू बहुत तेज है, किसी का आईक्यू कम है, किसी का 70 है, किसी का 90 है, किसी का 140 होगा। तो वो ऐसा भी नहीं कि कोशिश भी नहीं करता, कार्य करने में उसे कठिनाई महसूस होती है, किस्मत को दोष देता है, नहीं, उसकी योग्यता में थोड़ा अभाव है। मतलब वो समझने में उसे टाइम लगेगा, उसे वो चीज़ पता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, या आपको समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है डैश डैश आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अभाव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हमेशा एग्जाम में आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी गोला फिल करिएगा। ऐसा नहीं किसी एक ऑप्शन को आपने रीड किया, आपको लगा सही है, बस टिक कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, देखते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो उसकी समझ से ही या उसके वर्तमान स्तर से संबंधित ही ना हो। ऑप्शन दूसरा है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो आप सभी को पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की जो होते हैं वो
क्या करते हैं। अगला है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं। लेबाइगोस्की ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन ए बी होगा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। अच्छा, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारक पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अगर हम आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, आपकी कुछ समझ ही नहीं आएगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बताया ही नहीं, आप जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, गलत सही जो भी है छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको कोई पाठ्यक्रम ज्यों का त्यों उठा के दे दिया जाए कि बस यही करते रहिए, ऐसा भी नहीं करना है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ऐसा नहीं है, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत नहीं होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, एक सुविधादाता, मतलब आप कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी वो एक सुविधा के रूप में आपको प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि फैसिलिटेटर के रूप में वो काम करेंगे आपके साथ। 6 नंबर देखिए, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप लोग हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तेज हैं, तो ऐसा तो नहीं कि समान रूप से कार्य करते हैं हम ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बिल्कुल, कोई किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, किसी की मैथ बहुत अच्छी होगी, किसी की साइंस अच्छी होगी, किसी की एसएसटी अच्छी होगी, या किसी की सीडीपी बहुत अच्छी होगी ना, तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। किसी को कुकिंग बहुत अच्छी से आती होगी, किसी को फ्लावर्स वगैरह बनाना बहुत अच्छे से आता होगा ना, तो सभी अलग अलग होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 3 कह रहा है बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बिल्कुल नहीं, बुद्धि के अनेक आयाम है, तो राइट आंसर ये नहीं है। बुद्धि केवल प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। ऑप्शन है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित या छवि आधारित, या संकेत आधारित, छवि आधारित या क्रिया आधारित। तो सबसे पहले क्या आता है, संज्ञानात्मक, मतलब पियाजे ने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या होता है, एक्शन बेस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में है, एक्शन बेस सिर्फ एक में ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे इमेज दिखाते हैं, उसके बाद हम सिंबल। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों, सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 नंबर देखिए, फिर से कथन और कारण का है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट भी कर रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया, बिल्कुल भी नहीं, सतत प्रक्रिया है। डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस प्रक्रिया है, तो राइट आंसर ये नहीं होगा। सेकंड देखिए, विकास चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रैखिक, बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है वो स्पायरल होता है, ना कि लीनियर होता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, विकास विशिष्ट नहीं, सामान्य से विशिष्ट चलता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला है 10 नंबर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया, तो भाई एडाप्टेशन जो है वो पियाजे ने बोला है। आत्मवाक मतलब इनर स्पीच, संतुलीकरण तो इक्विलिब्रियम भी है जो पियाजे ने बोला है। खुद को पुनर्बलन किसने बात की है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि इनर स्पीच, जो बच्चे खुद से बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम ही आप भी हैं, अभी मान लो कोई कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, कुछ भी, तो अपने आप से बात करते हैं, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, 2+2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का होल क्यूब क्या होगा, खुद से ही बात करते रहते हैं ना, तो इसी को इनर स्पीच कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बड़बड़ा रहा है तो वो पागल होता है। 11 नंबर देखिए,
कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने व डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो क्या कह रहा है भाई, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने, मतलब वो प्राइमरी का बच्चा है, तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना या निर्देशित खोज। तो क्या करेंगे भाई हम, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो हम गाइडेड डिस्कवरी मतलब निर्देशित खोज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी का है, ना कि जूनियर का बच्चा है। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय आप जरूर ये ध्यान दें कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। निगेटिव पूछा है, निगेटिव और पॉजिटिव पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर भी देख लीजिए, उसे हाईलाइट कर देता है, बट हम ही जल्दबाजी में रहते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। तो पूछा है नहीं है, तो रटने व दोहराव पे, स्मृति सहायक विधियाँ, संकल्पनात्मक चित्रण या विस्तृत दोहराव। तो क्या पूछा है भाई, सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो जहाँ भी रट्टाफिकेशन आता है वो अच्छी तकनीकी नहीं है। कि पहले हमने शुरू में यही सीखा था ना, रटो, जैसे हमें टेबल वगैरह याद करनी होती तो क्या बोलते थे सर, इसको घर जाके खूब पढ़ना। तो हम कंटिन्यू लगे रहते, 2 1 2 2 1 4, मतलब कंटिन्यू लगे रहते थे। क्या करते थे हम, रट्टाफिकेशन करते थे। बट आज की ये प्रक्रिया जो है वो सही नहीं होती है पैडागोजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। यहाँ भी निगेटिव ही पूछा है, तो अगर निगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, निगेटिव अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ये जो हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसी में से हमें आंसर चुनना है, अपना कोई माइंड नहीं लगाना है। या जितने 100 बच्चे हो तो सबका अलग अलग आंसर नहीं। खुला प्रश्न किस में आता है, जब आपको विस्तार में लिखना होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है तो ये बात सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है, मतलब एक फैक्ट पे। आगे देखते हैं, इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो हमेशा समस्याओं को, समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं। बट यहाँ लिखा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, तो ये कह रहा है विशेषता नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है फिर से असर्शन और रीजन का क्या, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण कह रहा है कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो आप सभी को पता है, आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़े होंगे कि केवल मानकीकृत, तो ये रॉन्ग है। लेकिन हर जगह निगेटिव पॉजिटिव थॉट को मत लेके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो कभी कभी शुरू में तो केवल दिख गया, लेकिन जब लास्ट में जाएंगे तो कुछ और ही दिया रहता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पूरा रेट कीजिएगा, तभी आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि दूसरा तो गलत हो गया, तो पहला देखिए जहाँ सही हो वही लगा दीजिए। इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत, बिल्कुल नहीं। ए सही है, आर गलत है। यहाँ लिखा है केवल समता मानकीकृत पाठचर्या आकलन द्वारा निश्चित की जाती है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगला है, जागृति को पता चल गया कि उसका एक कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उससे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करती है। तो भाई वो रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, और जब वो एक दूसरे कुत्ते को भी देखती है तो उसे भी रस्टी ही समझती है, बट वो एक अलग नस्ल का है। ठीक है, तो कुत्ता तो उसे भी समझ रही है, लेकिन जो वो अलग नस्ल का है, बट उसको क्या करती है, वो अलग करना नहीं जानती है। तो अलग करना अगर नहीं जानती है तो अहम केंद्रित होगा नहीं, वस्तु अस्थायित्व तो होगा नहीं, संरक्षण होगा नहीं, तो क्या होगा, एसिमुलेशन। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। एसिमुलेशन किस एज में बच्चे फाइंड आउट कर पाते हैं, सिमुलेशन और एकोमोडेशन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आगे देखते हैं हम, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, और प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 16 नंबर देखिए, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। ऑप्शन 4 हैं, आपको मिलाना है। आनुवंशिकता, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखिएगा, ठीक है। तो सेक्स पे है, जेंडर पे है, शैक्षणिक सफलता पर है, या सीखने की शैली पर है। तो हेरिडिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि जो आनुवंशिकता होती है वो पूरी तरह से किस पे निर्भर करती है, तो वो सेक्स पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हमारा ओनली 1 होगा, ना 2 होगा, ना 1 3 4 होगा, ना 2 3 4 होगा, क्योंकि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये किस पे निर्भर करता है, आपके सेक्स रेशियो पर निर्भर करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1, ठीक है। जेंडर पे नहीं करता है और शैक्षणिक सफलता या सीखने की शैली किसी पर नहीं। तो आनुवंशिकता किस पे निर्भर है, तो वो ओनली सेक्स पे निर्भर है, ठीक है। 17 देखिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। कारण कह रहा है, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज 1, ठीक है। अगला देखिए 18 नंबर, दोहराव व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो किसकी विशिष्ट पहचान है, ये स्वालीन क्रम विकार की है, अधिगमनात्मक विकलांगता की है, ध्यान न्यूनता अतिशीलता विकार की है, या मस्तिष्क पक्षघात की है। तो जब भी दोहराव या बारंबार किया जाए कोई व्यवहार तो क्या होता है, ऑटिज्म होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज 1। हमेशा ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश में रेट कीजिएगा, हिंदी बहुत टफ लगती है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हों, अधिगम का बल दोहराव व रटने पर हो, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा होती है, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, नहीं। जब भी हम किसी को पढ़ाएंगे तो क्या करते हैं, उसके पूर्व ज्ञान से ही जोड़ के। जब भी आप जैसे किसी स्कूल में गए आप पढ़ाने, मान लीजिए आपका टॉपिक रसोई घर हो, ठीक है, तो आप पहले क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं ना कि मम्मा क्या बनाई है, क्या खाते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है। फिर धीरे धीरे उस टॉपिक पे पहुंचते हैं जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्ट आप पूछ लेंगे कि बताइए भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनती है, उसे क्या पता। बट आप जब उसके घर से रिलेट करेंगे तो धीरे धीरे करके बता देगा कि मेरी मम्मा भिंडी ऐसे काटती हैं, फिर उसको धुलती हैं, ऐसे करती हैं, फला फला फला, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज ए की गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित हों, उनसे जुड़ी हों तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो लर्निंग डिफ़िकल्टी पूछा है। तो लर्निंग डिफ़िकल्टी किस में होती है भाई, कि जो एक जैसे जो वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, उनसे वो भ्रमित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 21 नंबर, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे समाज में बहुत दूरी रही हो, मतलब किसी बंद कमरे में हमेशा रहा हो, उसे लोगों से मेल जोल ना मिला हो, तो उसका जो विकास होता है वो देरी से होता है, बिल्कुल सही बात है। और पुनर्वास के बावजूद उसके विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाता है। तो भाई कोई मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया है, अच्छे लोग मिल गए हैं, अच्छे फैमिली में है, परिवार में है, सब कुछ है, तो उसका जो विकास होगा वो तेज़ी से होगा और कोई बाधा नहीं। बट वहीं अपोजिट हो कोई बच्चा, उसे पर्यावरण अच्छा ना मिले, कहीं बंद हो, कमरे में रहता हो, किसी से कोई मेल जोल ना हो, तो उसका विकास जो होता है वो बाधित होता है।
तो क्या होगा उसमें, निगमनात्मक अवधि होगी, सहज काल होगा, मूल काल होगा या संवेदनशील। तो उसकी क्या होती है, सेंसिटिव पीरियड होता है वो टाइम। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला देखिए, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान या जेंडर प्रारूप। तो भाई जो पूर्व कल्पित धारणाएं हैं कि खाना लेडीज ही बनाएंगी, बाहर जॉब सिर्फ आदमी ही करेंगे, खेत में काम आदमी करेंगे, घर के सारे काम महिलाएं करेंगी, कपड़े महिलाएं ही धोएंगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप जैसी धारणाएं। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा कि 5 हाथ का घूंघट करके ही चलना है, किसी बड़ों के सामने बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, चुप चुप रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टीरियोटाइप को जन्म देती हैं। एक समावेशी कक्षा में सॉरी, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा में गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं भाई, सबकी IQ लेवल अलग है, सबकी सीखने की क्षमता अलग है, तो सेम कैसे करेंगे सब कुछ। और कह रहा है ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी बच्चे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, जो क्लासरूम होता है, उसमें सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों में पहुँच हो और वो कक्षा में क्रिया में शामिल हो। तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर देखिए, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने या छात्रों की जानकारी याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें क्या होता है कि बच्चों की हायर लेवल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे क्लास ले रही हूँ तो बोलने में थोड़ी सी खराश आ जाती है गले में, तो क्षमा कीजिएगा। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। या अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, यहाँ अलगाव की बात हो रही है। यहाँ कह रहा है केवल कक्षा में, और यहाँ कह रहा है निष्क्रिय नहीं सक्रिय होती है, और केवल नहीं भाई। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला देखिए सॉरी दोस्तों, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट सही नहीं मिलता है, ठीक है। कारण कह रहा है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक होता है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। मैंने जो पहले बोला वही चीज़ इसने कारण में दिया है कि विकासात्मक प्रतिमान जो होता है केवल सांकेतिक होता है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसलिए दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट आंसर हमारा A हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप दोस्तों आप सबको सेशन पसंद आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो कोई भी गलती हो, त्रुटि हो, कोई क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल हो जो आपको समझ नहीं आया हो या मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। राधे राधे।